हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी माय एक्सपीरियंसेस से। मैं आपको बताऊंगी कि सुमित कैसे एक करेक्ट लाइफ पार्टनर की छवि से एकदम विपरीत पर्सनालिटी का इंसान निकला एंड मेरे लिए बिल्कुल मतलब सबसे रॉन्ग एक रेड फ्लैग जो होता है वो कैसे एक रेड फ्लैग सुमित मेरे लिए निकला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उनको कुछ चंद शब्दों में मैं डिफ़ाइन करूँ तो सबसे पहले इमेच्योरिटी उनके लिए आता है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन, नॉन एडजस्टिंग नेचर, ये सब उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताती हूँ जो इन 6 महीनों में मैंने झेले हैं एंड मैं कैसे प्यार के लिए तरसी हूँ उन 6 महीनों में अपने पति के, ये मैं ही जानती हूँ। सो चलिए उन इंसिडेंट्स पे नज़रें डालते हैं। अच्छा, अब जब सुमित का वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया था और 3 दिन का इनको ऑफिस गुड़गांव का हो गया था और 2 दिन ये इनका घर का था, तो इस सिस्टम में जब मैं पहली रात अपनी एक्स सास के साथ लेटी उनके बेड पे, तो वहाँ पे उनके गद्दों से इतने हार्ड थे कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई और मुझे लूज़ मोशन हो गए और बहुत वीकनेस हो गई। तो मेरी एक्स सास मेरे लिए एक पास की शॉप से लूज़ मोशन की दवा लाके मेरे को दे दी थी। तो वो और उससे शॉपकीपर से ये पूछ लिया था कि क्या खाना इस समय खाना चाहिए, तो उसने यही बोला हल्का खिचड़ी विचड़ी खाइए, नमक के पराठा खा सकती है, इस टाइप की चीज़ें खाइए हल्की हल्की। तो तबीयत ख़राब होने पर भी मैंने उस रात नमक के पराठे बनाए थे अपने लिए और अपनी एक्स सास के लिए। तो उसी रात सुमित का कॉल आता है मेरे पास और सबसे पहला क्वेश्चन जो उसका होता है वो ये होता है कि क्या खाया मम्मी ने और तुमने। तो मैंने सुमित को अपना हाल बताया कि मेरे को ऐसे लूज़ मोशन हो गया है और मैंने अपने लिए और मम्मी जी के लिए नमक के पराठे बनाए हैं। तो उस टाइम पे सुमित ने मेरे को फ़ोन पे एक बार भी नहीं पूछा कि अरे तबीयत कैसे ख़राब हो गई, तुमने रेस्ट लिया या नहीं लिया, तुमने मेडिसिन ली या नहीं ली, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी, बिल्कुल एक सेंटेंस भी नहीं पूछा मेरे से। सुमित ने ये बोला कि ज़रा मम्मी को फ़ोन देना। तो जब मैंने मेरी एक्स सास को फ़ोन दिया तो अपनी मम्मी से कहते हैं आपने ठीक से खाना खाया या नहीं खाया। उस दिन एक बार फिर से इतना दिल मेरा दुखी हुआ, टूट गया कि पति के दिल में ज़रा सा भी इमोशन नहीं है मेरे लिए, ज़रा सा भी भावनात्मक अटैचमेंट नहीं है मेरे लिए। अपने पति से जब प्यार और कंसर्न, बिल्कुल कुछ केयर कुछ नहीं जब फील नहीं होता है ना, वहाँ से नहीं आता है, तो दिल इतना दुखी होता है कि मैं बता नहीं सकती। वो पेन मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। जब नेक्स्ट डे सुमित रात के टाइम पे आते हैं गुड़गांव से वापस बरेली, तो एक बार भी मेरे से नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, ठीक हो कि नहीं हो, रेस्ट लिया कि नहीं लिया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने खाना लगाया, सबने खाना खाया। जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मैं सुमित और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन मेरे कानों में सुनाई पड़ी और सुमित अपनी मम्मी से कह रहा था ये नमक के पराठे और खिचड़ी बनाने की क्या ज़रूरत थी, खिचड़ी खाने की क्या ज़रूरत थी, पूरा खाना बनाती, पूरा खाना खाना चाहिए था, पूरा खाना आस्ते से बनवाती। मेरी एक्स सास ने सुमित को ये बोला कि हमने अच्छे से खाना खा लिया, तुम अपने वर्क पर ध्यान दो। मैं इतना टूट गई थी उस कन्वर्सेशन को सुन के कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि सुमित को मेरी तबीयत की ज़रा से भी, नॉट इवन 1% भी फिक्र नहीं है और उसको सिर्फ अगर किसी बात का कंसर्न है तो वो ये है कि उसकी माँ भरपेट खाना खाए, बस, और कुछ नहीं। और काम करने के लिए बाहर भी चला गया लेकिन उसका कंसर्न यही था कि घर में, घर गृहस्थी में क्या खाना बन रहा है। अरे भाई तुम अपने वर्क पे ध्यान दो, मतलब सास और बहू मिलके क्या खा रही हैं, क्या पका रही हैं, क्यों इतना दखलंदाजी करनी है घर गृहस्थी में, समझ में नहीं आता। अब वहाँ गुड़गांव में बैठे हो तो वहाँ से भी तुम ही डिसाइड करोगे कि भाई हम सास बहू मिलके क्या खाना खाएं क्या ना खाएं, तब भी मैंने तुम ही डिसाइड करोगे। एंड प्लीज़ कोई मुझे इस बात का लॉजिक बताओ कि यार खिचड़ी खाने में क्या बुराई है, नमक के पराठे खाने में क्या बुराई है, क्या खिचड़ी खाना, नमक के पराठे खाना कोई गुनाह है क्या?
पूरा खाना नहीं हुआ मतलब क्या है? अरे यार, कभी कभार हल्का भी खा लेना चाहिए, अच्छा ही होता है पाचन के लिए। ओके ओके थी, ठीक ठीक थी। तो मैंने चाय नाश्ता तो हो गया किसी तरह, दोपहर का खाना भी हो गया, लेकिन शाम के ऐसी 5 साढ़े 5 बजे के करीब मुझे उस दिन इतनी कपकपी हो रही थी, मुझे फीवर आ गया था और बहुत ज़्यादा मेरे को वीकनेस हो रही थी उस दिन। मैंने उस भयंकर तबीयत ख़राब में भी अपनी सास से ये पूछा था कि आज शाम रात में क्या खाना बनना है, मुझे बता दीजिए। तो इस पर मेरी सास ने कहा था कि नहीं, हम खाना बना देंगे, भदरी की खिचड़ी बना देंगे। तो मैंने एक बार बोला कि नहीं नहीं, मैं बना दूँगी खाना। तो मेरी सास ने बोला कि नहीं, आज हम ही खाना बनाएंगे। मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया इस चीज़ को। फिर वो भदरी की खिचड़ी जब बना के लाई, सबने खाया मिलके, तो मैंने तारीफ़ करी कि आज भदरी की खिचड़ी मुझे अच्छी लगी। अब सुमित जब ऊपर के कमरे में आए 11 बजे मेरे पास, तो सबसे पहला सेंटेंस वो मुझसे कहते हैं, तुम्हें खिचड़ी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा, तुम्हें बैठे बैठाए खिचड़ी मिल गई इसलिए तुम्हें अच्छी लगी। मुझे तो वीकनेस ही उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं उस लड़ने की हालत में थी नहीं उस टाइम पे। मैं क्या ही बोलती उस टाइम पे। पर सोचिए कितनी ख़राब बात है कि अपनी बीवी की तबीयत ख़राब उसको दिख ही नहीं रही है और पति उस हालत में अपनी पत्नी को ताने दे रहा है। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो सकती है। उसकी माँ को क्यों खाना बनाना पड़ा, ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था वो। मतलब इतनी घटिया सोच किसी इंसान की कैसे हो सकती है कि बीवी चाहे मर रही हो पर खाना उसी को ही बनाना पड़ेगा, उसकी माँ खाना नहीं बना सकती, बहू को नहीं खिला सकती बना के। छी यार, मुझे घिन आती है इस घटिया सोच पे। अरे यार, थोड़ी तो सहानुभूति रखो अपनी पत्नी के लिए की जगह पे। तो वो ये कहता, आज तुम पैर नहीं नीचे नहीं रखोगी बेड से, रेस्ट करो जितना कर सकती हो, इतनी तुम्हारी तबीयत ख़राब है। और सबसे पहले मेरे को मेडिसिन देता या डॉक्टर को दिखाता और ये बोलता कि जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगी तुम कोई काम नहीं करोगी। नेक्स्ट डे जब सुमित अपनी मम्मी का बीपी चेक कर रहा था, तो सुमित की मम्मी ने बोला कि आस्था का भी बीपी चेक कर लो। तो इस पे सुमित कहते हैं, इनका बीपी चेक करके क्या करेंगे, इनका रहने दो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वाइफ के लिए इतना कड़वापन, इतना चिड़चिड़ापन, इतनी नफ़रत कहाँ से लेके आते हो। क्यों, किस बात पे मैंने क्या ऐसा कर दिया था जो इतनी नफ़रत मेरे से? पत्नी से नफ़रत करने के लिए शादी की थी क्या? और जब पति की सोच ही इतनी ऐसी है, नफ़रत करने वाली है, चिड़चिड़ापन कड़वाहट वाली है, तो भाई पत्नी कहाँ जाए, क्या करे? अच्छा, इंगेजमेंट होने से लेके शादी होने तक जो 1 महीना था, उसमें मेरी जब फ़ोन पे सुमित से बात होती थी तो मैंने उनको बताया था कि मुझे गुनगुनाने का बहुत शौक़ है, गुनगुनाते हुए काम करने का बहुत शौक़ है और गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी बीच में वैलेंटाइन डे पड़ा था और वैलेंटाइंस डे पे सुमित ने मुझे एलेक्सा गिफ्ट की थी ताकि मैं खूब सारे गाने सुन सकूं। ठीक है, अब शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका कुछ सेटअप वेटअप मेरे से हो नहीं पाया और गाने एक ही बार बजे, उसके बाद बजे नहीं। एक बार भी नहीं पूछा कि आस्था, अरे तुम्हें तो गाना सुनने का बहुत शौक़ है, तुम एलेक्सा पर गाने क्यों नहीं सुनती हो? अगर वो पूछता होता तो मैं उसको बताती कि एलेक्सा सेटअप ही नहीं हुई है और कुछ खराबी आ गई है, वो चल ही नहीं रही है। बट उसने कोई कंसर्न ही कभी नहीं दिखाया। वो मुझे मतलब हेडफोन्स मोबाइल पे गाने लगाते हुए देखता था और उसके माइंड में कभी ये चीज़ आई ही नहीं कि एलेक्सा जो गिफ्ट दी है उस पर क्यों नहीं सुन रही है। सुमित अगर ज़रा सा भी मेरे लिए फ़ील करता है, एक अच्छा एक ट्रू लाइफ पार्टनर होता, तो वो मेरे को एलेक्सा सेटअप करने में ज़रूर मदद करता और कहता कि तुम्हें जैसे गुनगुनाने का शौक़ है और गाने सुनने का शौक़ है, तो दिन भर में जितने भी काम करो एलेक्सा पे गाने सुनते हुए काम करो। सुमित का मेन फोकस बस उसी चीज़ पे था कि फ्री फोकट की आस्था नौकरानी मिली है खाना बनाने वाली, उससे जितना खाना बनवा सकें मैं मेरे लिए और मेरे माँ के लिए बस वही बनवाना है। उससे ज़्यादा उसकी सोच जाती नहीं थी इधर उधर कहीं। अपार्ट फ्रॉम एलेक्सा, सुमित के पास एक ब्लूटूथ स्पीकर भी था और वो चाहता तो अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से या मेरे फ़ोन के ब्लूटूथ से कभी गाने बजा के घर का माहौल अच्छा कर सकता था, खुशनुमा कर सकता था। बट उसने इन 6 महीनों में कभी भी
ट्राई ही नहीं किया कि मैं घर का माहौल अच्छा करूँ और उन स्पीकर्स पे गाना बजाऊँ। ना खुद से कुछ किया, ना कभी मुझे बताया कि मैं उस स्पीकर्स पे गाना लगा लूँ, ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट होता है, कभी अपनी डिवाइस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सुमित कभी चाहता ही नहीं था कि घर में एक लाइट मोमेंट बने, एक हैप्पी मोमेंट बने, कभी भी नहीं। एंड सुमित कभी भी कुछ भी काम मेरे से मतलब जैसे डिस्कस करके मेरा सजेशन ले ले या मेरी एडवाइस ले ले, ऐसा कभी कुछ नहीं करते थे। उन्होंने एयरपॉड्स पता नहीं कब खरीद लिए अपने लिए और मेरे से पूछा भी नहीं ऑनलाइन परचेज़ करते टाइम पे कि ऐसा ये देखो ये परचेज़ कर लूँ या ये ठीक लग रहा है। कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कुछ नहीं, अपना लिया और मंगा लिया और जब आ गया तब दिखा रहे कि देखो मैंने एयरपॉड्स मंगाए हैं। ऐसे ही जब मैं हरिद्वार गई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो उन 2 दिनों में ही एकदम छोटे छोटे बाल चीटी चीटी जैसे करा दिए मेरे पीठ पीछे। मेरे से एक बार भी पूछा ही नहीं कि मतलब मैं बाल कटा लूँ या क्या कर लूँ, कुछ नहीं, कोई एडवाइस सजेशन नहीं। एंड उस टाइम तक जुलाई हो गया था, ऑलरेडी 4-5 महीने हो गए थे। एक ऑब्जर्वेशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मैं जनरली क्या, मुझे सुमित के बड़े बाल बहुत अच्छे लगते थे, मैं जनरली उनके ऐसे बालों को सहराया करती थी। तो सुमित ने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं करी, कभी मतलब फीलिंग्स ही नहीं थी कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे बाल कटा रहा हूँ, आस्था को अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे ऐसे प्यार से बाल सहराती है, अब वो क्या करेगी, नहीं कर पाएगी, तो मुझे इतने भी छोटे नहीं कराने चाहिए। तो उसने ना पूछा, ना मेरी मतलब फीलिंग्स की कदर करी कि मुझे आस्था के लिए एटलीस्ट के हिसाब से ना करूँ इतने छोटे। उसकी खुद की मम्मी ने ये बात बोली जब उसने इतने छोटे बाल करा दिए कि दूध वाले लग रहे हो। ये उसकी मम्मी ने ही बोला, तो मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एक 33 साल के इंसान को अपने ऊपर क्या हेयर स्टाइल सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, इतना तो कॉन्शियस होना चाहिए ना, इतना तो समझ होनी चाहिए उस इंसान को। उस सुमित के ऊपर बिल्कुल वो सूट नहीं कर रहे थे छोटे छोटे बाल, और फिर भी कटा लिए उसने। मतलब ये तो मैंने मतलब इतना इमेच्योर एक्शन किसी का नहीं देखा आज तक लाइफ में। लड़कों को कितना अपने बालों के ऊपर और बॉडी के ऊपर कितना शौक होता है इन सब चीज़ों का कि मैं ये ऐसे स्टाइल करूँ, हेयर स्टाइल करूँ, ऐसे कपड़े पहनूँ। सुमित को कोई शौक ही नहीं। सुमित का एक दोगलापन ये है कि मैं आईपीएल की बहुत शौकीन हूँ, क्रिकेट की बहुत शौकीन थी हमेशा से ही। और मैंने सुमित से ये बात पूछी थी शादी से पहले कि आप आईपीएल देखते हो, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है आईपीएल की। तो सुमित ने कहा था मेरे से कि मैं मतलब कोई ज़्यादा मैच नहीं देखता हूँ, लेकिन आपकी जो फेवरेट टीम होगी वो मेरी फेवरेट टीम होगी और हम साथ मिलके क्रिकेट मैच देखेंगे। ये शादी से पहले बोला था। बट 6 महीनों में एक भी मैच, क्रिकेट का मैच नहीं देखा मेरे साथ। कभी कोशिश ही नहीं करी कि लाओ आस्था के साथ मैं पूछूं कि कौन सी टीम है, क्या टीम है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और शादी की फर्स्ट मीटिंग में बताया था कि मैं 400 मूवीज़ देख के आया था लॉकडाउन में। उस बंदे ने मेरे से मार्च के महीने में, शादी का पहला महीना था, सिर्फ 2 मूवीज़ मेरे साथ देखी थी। उसके बाद 6 महीने में, अप्रैल से लेके अगस्त के महीने तक एक भी मूवी मेरे साथ नहीं देखी, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी मतलब मेरे साथ करना ही नहीं। और प्लीज़ मैं लड़कियों से ये बात बोलना चाहूँगी, आजकल की लड़कियाँ बहुत एम्बिशियस एंड टैलेंटेड होती हैं और हर किसी लड़की की कुछ ना कुछ तो ख्वाहिशें होती ही होती हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके। क्या आप उस इंसान के साथ जी पाओगी जिसको किसी बात का कोई शौक़ नहीं होगा, ना उसे टहलने का शौक़, ना उसे क्रिकेट का शौक़, ना उसे गाने का शौक़, ना उसे डांस का शौक़, ना उसे कोई मूवी देखने का शौक़, ना उसे कोई गेम खेलने का शौक़, ना उसे कोई टिकटॉक रील्स इस टाइप का कुछ शौक़। क्या आप ऐसे इंसान के साथ रह पाओगे जिसको किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भुक्तभोगी हूँ भाई, सुमित में इस टाइप का कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ उस इंसान के साथ, मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, 4 मई का जब टाइम था, मेरी शादी को 2 महीने हुए थे उस दिन। और मम्मी पापा एक्चुअली उस टाइम पे मेरी कज़न की इंगेजमेंट में गुजरात गए हुए थे एंड मैं भैया की देखभाल करने के लिए अपने मायके आई हुई थी उन दिनों में। और सुमित उस दिन बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के लिए सिर्फ शाम को आए थे मेरे पास में।
और उस दिन भी सुमित के मन में ये नहीं आया कि आज मैं आस्था के लिए कुछ स्पेशल पैक करा के खाना लेके जाता हूँ। अगर वो लेके भी आए तो वो कच्चा चिकन लेके आए और उसे कहा कि बनाओ सबके लिए। एक दिन तो आप बीवी को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि एटलीस्ट एक दिन मैं अपनी वाइफ को रेस्ट दे दूँ और उसके लिए कुछ स्पेशल बनवा के दे दूँ या स्पेशल पैक करा के उसके लिए ले जाऊँ। इतना सा भी फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये उनके माइंड में ज़रूर था कि जब चिकन पूरा बनवा दिया तो टिफ़िन में पैक करा के अपनी मम्मी के लिए ज़रूर लेके गए थे। मम्मी का ख्याल ज़रूर है कि मम्मी को भी खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, बट वाइफ के लिए उनका मतलब कोई दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं कैसे उसको कुछ स्पेशल फील करा सकता हूँ। एज अ वाइफ क्या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरा हस्बैंड। मैं अपने सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो बॉयज़ हैं, कि प्लीज़ अपनी वाइफ को थोड़ा पैम्पर कीजिए, थोड़ा उन्हें स्पेशल फील कराइए। वो दिन रात अपनी फैमिली के लिए लगी रहती हैं, पूरा घर गृहस्थी में खुद को झोंक देती हैं। एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो वो डिज़र्व करती हैं कि उनके लिए कुछ छोटे मोटे चीज़ें की जा सके, उनको स्पेशल पैम्पर फील कराया जा सके। ये जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एटलीस्ट इन दिनों में तो आप अपनी वाइफ को कुछ बाहर का खिला सकते हो और उनको एक दिन, एक टाइम के लिए, दिन के लिए भी नहीं, एक टाइम के लिए तो एटलीस्ट रेस्ट दे सकते हो, उनको स्पेशल फील करा सकते हो। या कभी नॉर्मल डेज़ में भी एक आध बार बोला करो कि आज तुम कुछ नहीं बनाओगे, आज तुम रेस्ट करो, आज मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगा। या अगर नहीं खाना बनाना आता लड़कों को तो एटलीस्ट एक चाय तो बना के दे ही सकते हो आप अपनी वाइफ को। आप नोटिस करना आपकी वाइफ का फेस कैसे चमक उठेगा ग्लो से कि उनके पति ने उनके लिए कुछ किया है। वो फीलिंग ना, वो हैप्पीनेस जो होती है एक लड़की फील जो करती है उस टाइम पे, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग होती है। आप बॉयज़ लोग खुद नोटिस करोगे कि आपकी पत्नी का आपके प्रति प्रेम और दुगना हो जाएगा, वो और समर्पित हो जाएंगे आपके प्रति। जब मेरे मम्मी पापा मई में मेरी कज़िन की इंगेजमेंट में गए हुए थे 10 दिन के लिए, तो जब मैं यहाँ पे मायके अपने भैया की देखभाल के लिए आई थी, तो 31 तारीख से लेके 3 तारीख तक 4 दिन, सीधे 4 मई को सुमित आए, जिस दिन 2 महीने कंप्लीट हुए थे। 31 से लेके 3 तारीख तक सुमित ने मेरे से कोई मतलब नहीं रखा, कुछ ना एक बार भी घर पे आए, ना एक बार भी मैसेज की। आस्था घर पे आके एकदम से बोलते तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमसे मिलने का मन हो रहा था, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं। सुबह मतलब दोपहर में सुमित 1 बजे से लेके 5 बजे तक सोते हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है कि एक दिन की नींद अगर मेरे लिए थोड़ी सी मेरे लिए छोड़ लें और आस्था से मिल के आ जाए, ये उनका दिल नहीं करता, इतना काला दिल है। अच्छा, अब आती है मेरे कुछ पसंदीदा जगह की खाना खाने की। जैसे मुझे सिंधी की बिरयानी बहुत पसंद है, मटन एंड चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, त्यागी के छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। और ये सारी चीज़ें सुमित को पता थी, शादी से पहले ही पता थी कि कौन सी जगह की क्या क्या चीज़ मुझे पसंद है। बट इन 6 महीनों में सुमित ने मेरे को एक बार भी कुछ भी खिला के नहीं दिया, कुछ भी ना ही कभी मतलब पिज़्ज़ा ज़ोमैटो स्विगी से ऑर्डर किया कि पिज़्ज़ा मंगा के खिला दूँ आस्था को, कभी नहीं, कुछ नहीं। 6 महीने में मतलब कभी लंच या डिनर डेट पे भी मेरे को लेके नहीं गए। बस एक शुरुआत के 1 मार्च के महीने में लेके गए हैं, उसके बाद कभी कोई लंच या डिनर डेट लेके नहीं गए, या घर पे ही मंगा लेते ज़ोमैटो स्विगी से, तो कभी नहीं मंगाया। अच्छा, मैंने सुमित को और उसकी मम्मी को सब कुछ बना के खिलाया है। शाही पनीर भी खिलाया है, वर्मिसेली, मैक्रोनी और कढ़ी, लौकी के कोफ्ते, पनीर, सब कुछ खिलाया है मैंने उसको। लेकिन एंड मटन भी खिलाया है उसको बना के। एक बार बंदे ने एक बार भी मैंने अगर कुछ स्पेशल बना के खिलाया हो किसी दिन, इस एक दिन भी व्हाट्सएप पे मेरे लिए स्टेटस नहीं डाला कि आज मेरी वाइफ ने ये मुझे बना के खिलाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी नहीं, ना कभी मुंह पे तारीफ़ करी, ना कभी व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कभी कोई तारीफ़ करी,
एंड आजकल तो ये मतलब हस्बैंड वाइफ बहुत करते हैं कि अपने हस्बैंड एंड वाइफ को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटस डालते रहते हैं। मेरी लाइफ में कितना महत्व रखती हूँ, इस टाइप का कोई स्टेटस 6 महीने में कुछ नहीं डाला सुमित ने। एक नार्सिसिस्ट पर्सन का ट्रेट होता है कि वो दूसरे की सराहना कभी नहीं कर सकता, वो खुद को ही सुपीरियर समझता है, और चूंकि दूसरे को सबॉर्डिनेट समझता है तो उसकी तारीफ़ कैसे कर ले। और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक स्पेशल मोमेंट्स वाले मैसेजेस जो होते हैं, जैसे गुड़गांव जाता था सुमित 3 दिन के लिए, तो पति कह सकता है दैट आई रियली मिस यू, आई रियली लव यू, और इस टाइप के फीलिंगफुल जो मैसेजेस होते हैं, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ही नेवर डिड दैट। 6 महीने में एक बार भी नहीं। ये नई नई शादी का हाल है। एक बार को अगर 5-10 साल हो जाए शादी को, पुरानी हो जाए शादी, तब कोई ना करे। वैसे तो हमेशा करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन अगर कोई ना करे तो मैं एक बार को पुरानी शादी में समझती भी हूँ, लेकिन नई शादी में कोई अगर नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। एक दिन मैंने सुमित को ऐसे बोला भी था कि आप ऐसे 3 दिन के लिए चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर सुमित का आंसर होता है 2 दिन रहता तो हूँ तुम्हारे साथ। मतलब ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस ऐसे कि जैसे मेरे साथ 2 दिन रह के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। एक दिन मैंने सुमित को बोला कि आप कभी मेरी कुछ तारीफ़ ही नहीं करते, कुछ अच्छा ही नहीं बोलते मेरे लिए, कुछ अच्छा बोलिए, कुछ तारीफ़ कीजिए मेरी। तो मतलब कहना ही पड़ा मुझे एक तरीके से, कभी खुद से तो करते नहीं थे। उस पर भी मुझे जो उत्तर सुनने को मिला है, आप लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे ये सुन के कि अब क्या तुम्हारी चालीसा पढ़ूँ मैं। ये उसका आंसर है सुमित का। आप व्यूअर्स लोग इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हो कि अगर पति मुंह पे ही पत्नी के ये सारी गंदी बातें बोल दे तो क्या फील होता होगा उस पत्नी को। दैट वॉज मतलब बहुत ही ट्रबलिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था वो 6 महीने। मेरी जो ज़िंदगी एकदम नरक नीरस लाइफ बन गई थी। एक लड़की क्या इसलिए शादी करती है कि ये सारी तानेबाजी, गंदी बातें और नफ़रत झेलने के लिए अपने पति की और अपनी सास की, इसलिए शादी करती है क्या फ़ायदा है ऐसी शादी का। और खाने जैसी बात पर आप सोचिए कि सास अलग इंस्ट्रक्शंस दिए पड़ी हैं लगातार, मतलब हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चला रही हैं और हर चीज़ बता रही हैं कि हमारे ही हिसाब से होनी चाहिए हर चीज़। पति अपना अलग एक खाने को लेके अलग इंस्ट्रक्शन दिए पड़ा है कि तुम ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और रोज़ाना ये चीज़ हो रही है, तो उस पत्नी की मेंटल हालत क्या हो जाएगी आप ये सोचिए। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वो मतलब उसको इतना दबाने की कोशिश कर रहे थे, इतना टॉलरेट कर रही थी मैं उस टाइम पे कि मैं खुद से कुछ कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। मतलब अगर मैंने खुद से कुछ कर लिया तो फ़ौरन ये दोनों माँ बेटे मेरे को इतना टॉर्चर करते थे, टोकते थे हर चीज़ के लिए, और फिर कमी निकालते थे कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया। अच्छा, बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है नहीं। सभी लोग कहते हैं कि सबसे सुहावना मौसम होता है, सबसे रोमांटिक मौसम होता है बारिश का, और जनरली लोग पहली बारिश में भीगना बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी पहली बारिश में भीगना बहुत पसंद है। और जिस साल मेरी शादी हुई थी उस साल मई के मंथ में पहली बारिश हुई थी, और मैं अपने ऊपर के पोर्शन में थी और काफ़ी तेज़ बारिश थी उस दिन, और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी बारिश को। लेकिन मेरा पति जो था वो अपनी मम्मी के साथ आंगन में बैठा रहा। उसका एक बार भी मन नहीं हुआ कि मैं आस्था को देख के आऊँ, आस्था के साथ थोड़ा एंजॉय कर लूँ या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ तो मतलब एक वो होता है ना कंसर्न कि एटलीस्ट उसके पास तो हो जाऊँ, कुछ ना भी करो अगर तो भी। बट मतलब 15-20 मिनट बीत गए, आधा घंटा हो गया, बट वो बंदा मेरे पास नहीं आया बिल्कुल भी। मुझे ये बताइए कि पति पत्नी का रिश्ता और कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, पसंद नापसंद जाना या छोटे छोटे पलों को साथ में जीना, ऐसे ही तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तक अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहोगे, मुझे नहीं समझ में आता। कभी तो अपनी वाइफ को समय देना ही पड़ेगा, तभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वरना नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
मैं अपने व्यूअर से ये बोलना चाहूँगी, स्पेशली बॉयज़ से, कि एक लड़की अपने सारे ब्लड रिलेशंस को छोड़ के आती है, किसके लिए आती है? अपने पति के लिए आती है। तो ये पति का फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए एंड उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। उसको कैसे अपनी वाइफ़ को खुश रखा जा सकता है, इसको मेक श्योर करना ही पड़ेगा। ये पति का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पत्नी के चेहरे पे स्माइल ला सके, जिस भी वे में ला सके, उसको स्पेशल फ़ील करा सके। एंड आपकी वाइफ़ को जिस काम से खुशी मिलती है, सुकून मिलती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप उसके साथ कीजिए। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें, वेब सीरीज़ देखना, क्रिकेट देखना, मूवीज़ देखना, ये सब आप खुद कीजिए अपनी वाइफ़ के साथ। उसको अगर थोड़ा बोर्ड गेम्स वगैरह खेलने का मन है, या रील्स बनाने का मन है, या उसके साथ छोटे मोटा एक दिन में एकाध दुक्का बार कुछ खेल लिया, तो वो सब बहुत खुशी के पल। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ के लिए मत बैठे रहा करिए, उसका इंतज़ार मत किया करिए। अगर लड़के पत्नी की खुशी का दायित्व, उसकी इच्छाओं का दायित्व नहीं उठा सकते, तो शादी करने का उन्हें फिर लड़कों को कोई हक नहीं बनता है। अगर सुमित की तरह तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ है, फिर माँ बेटे दोनों आपस में ही एक दूसरे के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। किसी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं। ये सारे इंसिडेंट से ये पता चलता है कि सुमित पसंद ही नहीं थी, शादी से पहले ही नहीं पसंद थी, कोई फीलिंग्स जनरेट ही नहीं हुई थी। तो भाई तुमने शादी क्यों करी? शादी करनी ही नहीं थी, मुझसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं बची थी भाई। लेकिन यार, शादी करने के बाद इतना मतलब फीलिंगलेस होना, इमोशनलेस होना अब एक लड़की के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, ये बहुत गलत बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे। एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय, थैंक यू।